हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वो आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से हमें पता चले में दिया हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक शॉर्ट में बता दूं मैं, प्लेस ऑफ सप्लाई आखिर होता क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लाई मतलब कि कहाँ से गुड्स को भेजा गया या कहाँ पे गुड्स को पहुंचाया गया, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें लोकेशन और प्लेस दोनों की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिससे हमें बाकी के कॉन्सेप्ट और मीनिंग भी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 214। सब 214 क्या बात करता है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी कि जो सर्विस ले रहा है उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता करना है। अगर सप्लाई विल बी रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस विच आर रजिस्टर हैज़ बिन ऑब्टेन्ड, यानी कि किसी ऐसे बिजनेस, कोई बिजनेसमैन है वो सर्विस लेता है और उसने ऐसी जगह लिया है जहाँ उसका बिजनेस है और वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में और उसने वहाँ प्लेस लिया है। तो जहाँ प्लेस फिक्स है ना, जहाँ पे वो था है बिजनेस, वही हमारा लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा, यानी कि उसकी वही लोकेशन हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। उसके बाद सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है, ओरिजिनल बिजनेस जहाँ होता है उसकी जगह कहीं और किसी और जगह हमें मिला, लाइक अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन अ फिक्स एस्टैब्लिशमेंट एल्सवेयर। क्या होता है, कई बार ना क्या होता है, कंपनीज फैक्ट्री वगैरह में रॉ मटेरियल लगते हैं तो वो डायरेक्ट फैक्ट्री में रखने की जगह नहीं होती, तो वो एक अलग गोडाउन वगैरह लेके रखते हैं, तो वहाँ पे गुड्स का सप्लाई करवाते हैं ताकि वहाँ पे स्टॉक में रहेगा, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर फैक्ट्री में आता रहेगा। तो इसलिए वो अगर एक अलग जगह पे जहाँ पे एक्चुअल बिजनेस होता है वहाँ से किसी और जगह पे हमने किसी तरीके की सर्विस दी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट जो है ना जहाँ पे हमने सर्विस दी थी बिजनेस की, वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, यानी लोकेशन ऑफ हो जाएगी। उसके बाद हम आता है वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड बिजनेस और फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि अब बात करता है कि सर्विस एक जगह नहीं दी, अलग अलग जगह पे दी। कुछ जगह उसके प्लेस ऑफ बिजनेस थे, कुछ जगह उसकी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट थी, यानी कि कुछ ऐसे प्लेसेस थे उसके बिजनेस के। तो उस केस में क्या होगा, तो लोकेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द रिसिप्ट ऑफ सप्लाई, यानी कि जो भी उसकी इस्टेब्लिशमेंट होगी, या अब चाहे वहाँ बिजनेस होता हो या उसकी फिक्स इस्टेब्लिशमेंट हो, वही प्लेस उसकी प्लेस लोकेशन बन जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लाई हो जाएगी या प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, यानी कि जहाँ पे भी सर्विस दिया जाएगा वो ही हो जाएगा। और एब्सेंस इन सच प्लेस द लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द रिसिपिएंट, यानी कि अगर पता ही नहीं है कहाँ पे हमने सर्विस दी है, तो उस केस में ये हो जाएगा, मतलब कि मान लो इनवॉइस वगैरह में एड्रेस ही नहीं दिया कि कहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि जिस पर्सन ने सर्विस ली है ना, वो जहाँ रहता है वही हमारा लोकेशन ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इस पूरे में सिंपल है कि आप जहाँ भी गुड्स उसके सर्विस लोगे, किसी भी तरीके की सर्विस लोगे, उस वही आपका प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा, यानी कि लोकेशन की रिसिपिएंट की लोकेशन हो जाएगी जिसने वो सर्विस लिया है। उसके बाद 215 क्या कहता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि हमने 14 में क्या बात की, रिसिपिएंट की, यानी कि जो सर्विस ले रहा है उसके बारे में, उसकी लोकेशन क्या रहेगी। अब हम बात करेंगे सप्लायर जो है वो उसकी लोकेशन क्या रहेगी जब वो सप्लाई करेगा। तो सेम वही है, सबसे पहला प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाता है, जो रजिस्ट्रेशन ले रखा हो तो उस केस में वही प्लेस ऑफ बिजनेस उसका लोकेशन ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर किसी और जगह से एक्चुअल प्लेस जहाँ है उसकी जगह कहीं और से सप्लाई करा हो तो वो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लाई। या फिर एक से ज़्यादा जगह से सप्लाई किया हो, वेदर प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, यानी एक से ज़्यादा जगह से सप्लाई कर रखा हो, तो उस केस में जो भी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट रहेगा वहाँ से डायरेक्टली जो कंसर्न बनेगा, जो भी रिपोर्ट वगैरह बनेगी वो वहीं से हो जाएगा, यानी कि जो भी रिपोर्ट रहेगी उसके हिसाब से वही प्लेस मान लिया जाएगा। और अगर बिज़नेस नहीं है,
मतलब कि आपका नहीं पता आपने कहाँ से सप्लाई किया था, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उस केस में जहाँ सप्लायर है रहता है या उसकी जो भी जहाँ से सप्लाई करता है नॉर्मली वही उसका मान लिया जाएगा। मतलब कि सिंपल बात है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर के केसेस रेसिपिएंट के हैं ना, वही सप्लायर के भी हैं, बस उसमें से रिसिपिएंट की बात की गई है, यहाँ सप्लायर की बात की गई है, वरना दोनों के केसेस बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। तो एक का याद रखने से दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सिंपल है। सबसे पहले बिजनेस, अगर स्टैब्लिश है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो बिजनेस प्लेस। अगर उसकी फिक्स स्टैब्लिशमेंट कहीं और है और बिज़नेस कहीं और रखा है और लेकिन दोनों का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उस केस में वो फिक्स स्टैब्लिशमेंट जो होगी वहाँ पे हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा की जगह दिया है या एक से ज़्यादा जगह सर्विस ली है, तो वो सारी जगह पे सेपरेटली प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो उस केस में सप्लायर या रेसिपिएंट जहाँ भी रहता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या होगा। इंटर स्टेट सप्लाई विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर होता है, नॉर्मली पता है, यानी कि इंडिया के अंदर वाले इंटर स्टेट सप्लाई की बात की गई है, क्योंकि इंटर स्टेट को भी मतलब कि आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी इंटर स्टेट ही कहते हैं एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर वालों की बात की गई है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 10, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लायर आर इन two different states या two different UTs, or a state and a UT shall be treated as supply of goods in the course of interstate trade और कॉमर्स। यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये हम किस प्लेस ऑफ सप्लाई की बात की कौन से एक्ट के अंदर कर रहे हैं, IGST के एक्ट के अंदर। तो वहीं बताया कि IGST का एक्चुअल मतलब क्या है, यानी कि IGST कहाँ लगता है, इंटरस्टेट पे, तो एक्चुअल इंटरस्टेट है क्या। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि जब हम किसी दो अलग अलग स्टेट में, दो अलग अलग यूटी में या एक स्टेट एक यूटी में सप्लाई करते हैं, जिसमें सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग है, तो उस केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। सप्लाई ऑफ सर्विस का भी सेम है, प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट यूटी या एक स्टेट एक यूटी में है, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी ट्रीटेड इंटर स्टेट सप्लाई कॉमर्स दिया जाए। मतलब कि वही सिंपल है कि दो स्टेट में, दो यूटी में या एक स्टेट एक यूटी में आपका लोकेशन सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है, तो वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस मान लिया जाएगा। गुड्स की बात सेक्शन 10 के अंदर की गई है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 10, और सर्विस की सेक्शन 12 के हिसाब से बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटर 7.5 कहता है, मतलब जो ये पॉइंटर्स है ना, ग्रीन पॉइंटर्स, ये पॉइंट नंबर नहीं है, इसके सब सेक्शन है 7.1, 7.3 और फिर यहाँ 7.5 की बात आती है। 7.5 क्या कहते हैं, SOG और SOS आउटसाइड इंडिया। अभी तक हमने क्या बात करी, इन इंडिया की, इंडिया के अंदर की, लेकिन अब आउटसाइड इंडिया का क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, यानी कि गुड्स का सर्विस का है दोनों का, वेयर सप्लाई लोकेटेड इन इंडिया एंड द POS इज आउटसाइड इंडिया टू और बाय अ SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट। यानी कि या तो आपने आउटसाइड इंडिया का ट्रांसफ़र रेसिपिएंट हो उसको सप्लाई किया हो, या फिर आपने SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट को ट्रांसफ़र किया हो। हमारे इंडिया में एक मतलब कि SEZ यूनिट्स होती हैं या एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ को ना इंडिया के कॉमन लॉ नहीं रखते, उनके लिए एक स्पेशल लॉज होते हैं, तो स्पेशल लॉ के कारण उनको एक स्पेशल एरिया दिया गया है कि यहाँ वहाँ पे माना जाएगा कि वो एक तरीके से इंडिया का पार्ट नहीं है इंडिया में ही, लेकिन उसका एज्यूम किया जाएगा कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे सप्लाई करने वाले चीज़ों को भी एक्सपोर्ट नाम से ही करा जाता है। तो इसलिए जब हम वहाँ सप्लाई करता है सप्लायर गुड्स ना, तो उसको बहुत सारे जगहों पर एग्जम्पशन, डिडक्शन वगैरह मिल जाते हैं। शैल बी ट्रेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विल बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि उसको भी इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया जाएगा। सबसे पहले हमने बात की इंटर स्टेट सप्लाई इन इंडिया की, तो इन इंडिया में क्या है, दो स्टेट दो यूटी या एक स्टेट और एक यूटी के बारे में बात करता है। अगर इनके बीच में लोकेशन सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है तो वो इंटर स्टेट माना जाएगा। और अगर आउटसाइड इंडिया की बात करें, या तो आपने आउटसाइड इंडिया ही सप्लाई किया है, इंडिया के बाहर ही, या फिर आपने किसी SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर को करा है, तो उस केस में वो भी क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 10,
सेक्शन 8 क्या बात करता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। पहले हमने इंटर स्टेट सीखा, अब आईजीएसटी के अंदर हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, तब प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी में है तो ये ज़रूरी नहीं है ना इंटर ना है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई में इंटर स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो इंटर स्टेट के सप्लाई गुड्स और सर्विस क्या होता है, सेम यूटी सेम स्टेट, मतलब ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिंपल है, सेम स्टेट और सेम यूटी में किया गया तो इंट्रा हो जाएगा। लेकिन कुछ है कि प्रोवाइडेड फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी नॉट ट्रीटेड एज इंटर सप्लाई। इंटर स्टेट के कोई एक्सेप्शन नहीं था, जो भी अलग अलग यूटी अलग अलग स्टेट अलग अलग एक यूटी एक स्टेट में किया जाएगा वो सब इंटर होगा। लेकिन इंटर स्टेट के एक्सेप्शंस है कुछ, तो प्रोवाइड करता है कि क्या एक्सेप्शंस है, किन चीज़ों को नहीं माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला आता है provided that the following information supply of goods shall be not treated as intra supply, namely supply of goods to और by SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट्स में। मतलब कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, SEZ डेवलपर या SEZ जोन्स वगैरह जो होते हैं ना, उन सबको एक सेपरेट माना जाता है। वो किस इंडिया में होते हैं लेकिन उसे ट्रीट किया जाता है कि ऐसा आउटसाइड इंडिया, उसके लिए एक अलग लॉज होते हैं। या फिर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है, आपने गुड्स बाहर से इंपोर्ट करा, भले ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में लेकिन लोकेशन तो बाहर है ना, तो उस केस में वो भी नहीं माना जाएगा। सप्लाई इज मेड टू टूरिस्ट रेफर्ड इन सेक्शन 15, यानी कि ऐसे सप्लाई जो टूरिस्ट वगैरह द्वारा किए जाते हैं वो भी इंटर स्टेट नहीं होगा। तो सेक्शन 15 में बात की गई है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे अगर वो आएगा तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस भी सेम है, वही लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट सेम यूटी में रहेगा। और प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को दिया गया है तो वो इंट्रा स्टेट नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 9 ये स्पेशल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या बात करता है कि सेक्शन 9 कहता है सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। अब टेरिटोरियल वाटर क्या है कि क्या होता है कि इंडिया, जैसे इंडिया का मैप है तो इंडिया के मैप से समंदर की साइड, अंडरग्राउंड, ऊपर और मतलब चारों दिशाओं तक एक पर्टिकुलर एरियाज इंडिया के अंदर आते हैं। जैसे अगर सी साइड देखें तो वहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेटली 12 के हिसाब से कुछ है, याद नहीं है मुझे, लेकिन वो 12 कुछ एरिया डिवाइड करा है, मतलब कि एक लिमिटेड एरिया डाल दिया जाता है कि यहाँ तक का जो ज़मीन है समंदर का जो एरिया है वो इंडिया के अंदर आता है, इंडिया के टेरिटोरियल के अंदर आता है। उसके आगे इंडिया का कोई हक नहीं, उसके आगे जाएगा तो इंटरनेशनल बन जाएगा। लेकिन कुछ पार्ट होता है वो इंडिया तक का ही होता है तो वो टेरिटोरियल वाटर माना जाता है। अब नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, यानी कि किसी भी एक्ट में या इस एक्ट में कुछ और कहा गया हो तो बात अलग है, उसको ना मानते हुए वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर या प्लेस ऑफ सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो, यानी कि वहाँ पे हम सर्विस दे रहे हो या वहाँ से कुछ गुड्स वगैरह ले रहे हो, ऐसी बात हो जाती है। तो एलओएस इन प्योर शैल बी डीम्ड टू बी कोस्टल स्टेट यूटी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड। यानी कि जो भी मतलब कि क्या होता है नॉर्मली समंदर में जाके कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ जो ऑयलिंग होती है वो वहाँ ड्रिल वगैरह करके अंदर तक तेल या कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स जो निकलते हैं उसके अंदर से उसको एक्सपोर्ट करती है, यानी कि वहाँ से बाहर निकालती है। तो उस केस में वो एक सेंटर बनाती है कि उस सेंटर को बनाने से वहाँ पे काम करना इजी हो जाता है। तो उस सेंटर को बनाने से लेकर उसके सबसे नियरेस्ट स्टेट या यूटी जो भी होगा वहाँ तक का एक कोस्टल पॉइंट माना जाए। कोस्टल पॉइंट यानी कि जो बाउंड्री आती है इंडिया की ना, जहाँ से सिर्फ समंदर स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ जौन सा नियरेस्ट कोस्टल पॉइंट होगा वही हमारी बेसलाइन मानी जाएगी। मतलब कि अगर मान लो कोई गोवा के पास बना हुआ है तो गोवा का जो स्टेट होगा ना वही उसका सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब ये थोड़ी ना मानेंगे कि हम समंदर में हमने सप्लाई किया है या समंदर से लिया है तो वहाँ का एड्रेस डालो, वहाँ का कोई एड्रेस नहीं होता, वहाँ का कोई भी एड्रेस नहीं होगा क्योंकि वो कोई स्टेट नहीं है। अब मान लो वहाँ डाला भी तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई कैसे कहेंगे, क्योंकि अब वो उसका जीएसटी किसके पास जाएगा ये भी
प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें कहा गया सिंपल कि आपका जो नियरेस्ट प्लेस होगा ना बाउंड्री का, यानी कि इंडिया की बाउंड्री की सबसे पास जो उनसे स्टेट होगा उस कोस्टल पॉइंट होगा, वही आपका स्टेट मान लिया जाएगा। फिर आपको ये नहीं देखना कि आपको क्या आ रहा है वो आ रहा है, वो सब आप जब वो करते हैं ना तभी उनका डिसाइड हो जाता है कौन सा स्टेट नियरेस्ट है, तो उसी के हिसाब से उनको सारी पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है टैक्स वगैरह की। यानी मान लो गोवा के पास है किसी का, तो गोवा के गवर्नमेंट को उसको टैक्स देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पास है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इधर चेन्नई वगैरह तमिलनाडु वगैरह की साइड है तो उधर वाले को देना पड़ेगा। सिंपल है। कोस्टल पॉइंट की नियरेस्ट यानी कि एरिया ऑफ टेरिटोरियल वाटर में कोई भी आपका LOS या POS है तो उसका जो भी आपका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है वो उसके नियरेस्ट स्टेट के हिसाब से या UT के हिसाब से माना जाएगा। उसके बाद प्लेस वेयर द गुड्स अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जगह एडिशनल, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हटा के यहाँ बात की गई है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से गुड्स कहाँ माना जाएगा। अगर कोई गुड्स में मोमेंट इन्वॉल्व है यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वेयर द गुड्स आर लोकेटेड व्हेन द मोमेंट टर्मिनेटेड डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, यानी कि जहाँ पे गुड्स पहले था ना वही उसका मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर वहाँ से गुड जहाँ से गुड्स को टर्मिनेट किया गया, भेजा गया रिसिपिएंट के पास, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। मान लो गुड्स था इंडिया में दिल्ली में लक्ष्मी नगर में, तो मान लो लक्ष्मी नगर में गुड्स था तो लक्ष्मी नगर से उसको प्रीति विहार भेजा गया, मतलब 2 एरिया होगा, एरिया 1 और एरिया 2 मान लो। एरिया 1 में गुड्स रखा हुआ था तो वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और एरिया 1 से लेके एरिया 2 में चला गया तो लोकेशन ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लाई ये रहा, देखो, डिटरमाइंड बाय द ट्रैकिंग जर्नी फ्रॉम द सप्लायर टू द रिसिपिएंट, यानी कि वो ट्रैक किया जाएगा कि वो गुड्स कहाँ गए थे, मतलब कि कहाँ उसको डिलीवर किया गया है, तो जहाँ भी डिलीवर किया जाएगा वही उसका लोकेशन ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बिल टू शिप टू एप्लीकेबल व्हेन ट्रांजैक्शन सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। अब बिल टू शिप टू क्या है कि इसमें क्या होता है, एक एजेंट द्वारा गुड्स का सप्लाई किया जाता है, मतलब कि एक एजेंट है वो ऑर्डर करता है किसी और के बिहाफ पे गुड्स कंपनी से और कहता है कि आप उसको गुड्स को वहाँ पे पहुँचा दो, तो उस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि जो उस गुड्स को सप्लाई कर रहा है वही उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा गुड्स का, जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट हुआ है। and 2 supplies involved, this the provision address the first supply from the supplier to the third person and the second supply third person to recipient is governed by section 10(1) based on the goods location at the end of moment। तो इस केस में जहाँ पे 2 लोकेशन ऑफ सप्लाई बनते हैं तो 2 लोकेशन ऑफ सप्लाईज कैसे रहेंगे, सबसे पहला एक जो प्रिंसिपल सप्लायर थे यानी कि कोई कंपनी या फैक्ट्री थी वहाँ से एजेंट के पास गया, तो जो एजेंट होगा वो उस गुड्स को अपने पास लेगा पहले। कई बार होता है एजेंट पहले ले लेते हैं फिर एजेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो एजेंट लेगा, तो ऐसा हो सकता है एजेंट ले लिया और फिर उसने ट्रांसफ़र किया, तो पहले एजेंट का वो आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर एजेंट से उसको अगर उसको गया तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। सेकेंड सप्लाई गवर्नड एज बेस्ड ऑन द लोकेशन, यानी फिर आखिरी में जहाँ पे मोमेंट हुआ उसका लास्ट मोमेंट एंड हुआ वही उसका प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। यानी कि मोमेंट इसमें डबल होंगे लेकिन इसमें माना कहाँ जाएगा, वही सिंपल एंड जहाँ पे गुड्स आखिर में रखा गया है वही उसका लोकेशन ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर मोमेंट ही नहीं है तो लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी द रिसिपिएंट नॉट इन्वॉल्विंग, मतलब कि डायरेक्ट गुड्स है, मतलब कि कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में मशीन्स हैं, तो अब मशीन्स को निकालना फिर उसको किसी और को बेचना, सबसे अच्छा हमने कहा कि तुम्हें काम करना है, तुम इसी फैक्ट्री में इसी मशीन पे काम कर लो, हम मशीन अलग से निकाल के तो देने में बहुत खर्चा आ जाएगा, तो आप यहीं कर लो। तो मतलब वो गुड मशीन जो है सेल तो हुई लेकिन वो कहाँ हुई, सेम प्लेस पे है, अभी उसमें मूवमेंट नहीं आया है, तो जहाँ पे वो मशीन पहले थी वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी बन जाएगा और वही उसका लोकेशन ऑफ सप्लाई भी बन जाएगा। उसके बाद गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल एट साइट प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलमेंट एंड असेंबली, यानी कि अगर कुछ इंस्टॉलेशन या असेंबली का है, मतलब कि मान लो एसी लिया है आपने एसी लिया घर पे लाके रख लिया, तो ऐसे थोड़ी ना, अब उसको इंस्टॉल करने के लिए भी लगेंगे, सर्विस लगेगी, तो उसके जो गुड्स के
जिसमें असेंबल या साइट लगता है, तो एट साइट इंस्टॉलेशन या असेंबल के होते हैं, वो जब जहाँ पे इंस्टॉल या असेंबल किए गए नॉर्मली वही होगा। मतलब कि कई बार क्या होता है डिलीवर कहीं और हुए लेकिन उसको असेंबल और फिक्स कहीं और किया गया। जैसे मान लो एसी वाला सप्लायर है, तो सबसे जो मेन सप्लायर है वो उस एसी वाले सप्लायर को देगा, तो वहाँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा ना। और मान लो कोई एजेंट के द्वारा करता है तो डायरेक्ट वहाँ जाके इंस्टॉल करेगा कंपनी रेसिपिएंट के घर पे, तो जहाँ पे वो फाइनल इंस्टॉल्ड होगा या साइट पे असेंबल होगा वही उसका मान लिया जाएगा। मान लो जैसे उसके बिजली के खंभे लगते हैं, इंटरनेट के पिलर्स लगते हैं, तो उन सबको क्या होता है वो डायरेक्टली जाके वहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं साइट पे। ये थोड़ी ना कि वो वहाँ पे जाके रख दिया तो हो गया काम। जब तक वो इंस्टॉल्ड या असेंबल्स नहीं हो जाते तब तक वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ जाए आप जितने भी गुड्स रख दो, कभी भी रख दो, कितने भी टाइम के रख दो, अगर वो इंस्टॉल्ड करने वाले या असेंबल करने वाले गुड्स हैं ना, तो उसको हुए बिना उनका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑन कन्वे इंक्लूडिंग द वेसल ऑन एयरक्राफ्ट और ट्रेन मोटर साइकिल व्हीकल। यानी कि मोटर व्हीकल वगैरह से आप ट्रैवल कर रहे हो, प्लेन या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जहाँ से वो बंदा वहीं चढ़ा है। मान लो जैसे आप लोग ट्रेन वगैरह में जाते हो या प्लेन वगैरह में देखा होगा वो फूड देते हैं, तो फूड का जो दिया है वो एक कॉम्प्लीमेंट है या मान लो उसकी पैसे लिए हैं, तो उस केस में वो उसको कहाँ का प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि वो भले ही कि एक जगह लोड हुआ लेकिन उसे दिया तो रास्ते में गया फ्लाइट के समय। अब मान लो धीरे धीरे जा रही है और वो एक साथ 4 स्टेट में घूमी और उसी में गुड्स फूड का सप्लाई हुआ है, तो जो 4 स्टेट में क्या चारों हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जिस स्टेट से टेक ऑफ हुई थी ना, जिस भी स्टेट में, मान लो दिल्ली से कोई फ़्लाइट जा रही है मुंबई, तो अगर दिल्ली से वो फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है और दिल्ली में उसमें फूड वगैरह रखे गए हैं, तो उस केस में दिल्ली जो होगा वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। या फिर ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में क्या होता है, लोग कुछ ना कुछ बेचने वाले आते हैं, तो जो बेचने वाले आते हैं ना उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वो ट्रेन में जहाँ से चढ़े थे ना वही उनका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। उसके बाद नोट्स गुड सप्लाई ऑन बोर्ड ऑन कन्वेज इंक्लूडिंग द आइटम्स लाइक बुक मिसलेनियस प्रोडक्ट सोल्ड इन ट्रेन हॉकर विद आइटम सोल्ड ऑन एयरप्लेन्स। मतलब वही है बुक्स हॉकर्स जो ट्रेन वगैरह में या प्लेन वगैरह में दिए जाते हैं, या पैकेज फूड जो प्लेन में दिया जाता है, वो सब भी वही माना जाएगा जहाँ पे वो लिया गया था, मतलब जहाँ से वो लोग ट्रेन में चढ़े थे वही उसका मान लिया जाएगा। दिस प्रोविजन विल बी अप्लाइज ऑन द सप्लाई इस गुड्स पैसेंजर एंड कन्वेंस एंड नॉट नेसेसरी ट्राई बाय द कैरियर्स ऑफ द कन्वेंस। यानी कि उसको कुछ कैरी वैरी करने का नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ले गए बस। अगर आपने रास्ते में उसको सेल किया है, उसको बेच दिया है दूसरे बंदों को, रिसिपिएंट को, तभी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है। ये नहीं कि आप दिल्ली से गुड्स तो लिए लेकिन उसे मुंबई ले गए और वहाँ जाके किसी और को बेचा, वो नहीं। जब रास्ते में अगर आपने बेचा है तब ये सेक्शन 10th पॉइंट जो है की पॉइंट सेक्शन 10 का वो एप्लीकेबल होता है, वरना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सेक्शन 1 के बारे में बात कर ली, वो पीछे जो था वो सेक्शन पूरा 1 था। अब सेक्शन 10(2) के बारे में बात करते हैं। 10(1) हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। 10(2) के बारे में बात करते हैं। वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड द प्लेस सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड सजेस्ट मैनर में बी प्रिस्क्राइब। मतलब कि सिंपल है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, इसको काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके के रूल्स को प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है। उन्होंने लिख दिया है कि अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता है तो गवर्नमेंट कहेगी जैसा वैसे करना है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी बताया नहीं है। उसके बाद सेक्शन 12(1) आता है। 12(1) बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर LOS एंड LOR ऑफ द सर्विस इन इंडिया। यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में हो तो क्या करना है। तो सबसे पहला 10(2) ये तो सिंपल है, 1 में सिद्धा बोला है कि प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट और लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो इंडिया में है। तब ऑफ सर्विस के बारे में बात करता है।
अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, इंडिया में गुड्स का ट्रांसफ़र का। अब हम सर्विस की बात करें तो सर्विस भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं होती है। 10(2) में सबसे पहले प्लेस सप्लाई जनरली, यानी कि नॉर्मल सप्लाईज जो होते हैं, जनरल रूल फॉर द ऑल सर्विस एक्सेप्ट वेयर 3 और 14 में जो बात की गई, तो 3 और 14 जब हम पढ़ेंगे वहाँ पता चल जाएगा। लेकिन बाकी सभी सप्लाईज के लिए, सर्विस की सप्लाई होंगी उनके लिए क्या रहेगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को किया है तो उस पर्सन का जो भी लोकेशन होगा वो रहेगा। अगर अनरजिस्टर्ड को किया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ एड्रेस और रिकॉर्ड एग्जिस्ट एंड सप्लायर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इन अदर केसेस। मतलब कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को किया है तो रजिस्टर्ड पर्सन को किया है तो नॉर्मली पता है हमें कि उसका एड्रेस होगा ही मेंशन। एड्रेस के बिना वो रजिस्टर कैसे हो सकता है, तो उस केस में उसका सच पर्सन का जो भी प्लेस लोकेशन होगा वो मान लिया जाएगा, वो जहाँ भी रहता होगा या उसकी फैक्ट्री जहाँ भी होगी। और लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और तो उस केस में अगर रिसिपिएंट जो है वो अपनी लोकेशन देता है, अपना एड्रेस देता है, तो उसका माना जाएगा। अदरवाइज़ माना जाएगा कि जो सप्लायर की लोकेशन है ना, वही लोकेशन ऑफ सप्लाई, यानी कि उसने अपनी जगह से ही बेच दिया। ये नहीं कि उसकी रिसिपिएंट के घर पे डिलीवर कराया। उस अगर एड्रेस नहीं दिया उसने, यही माना जाएगा कि उसने मतलब कि फैक्ट्री के बाहर या दुकान पे ही सेल किया है, उसको डिलीवर नहीं करवाया है खुद से। 13 में क्या बात करता है, सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एजेंट्स, एक्सपर्ट्स, लॉजिंग ऑन हॉस्टल्स, इवेंट्स, एकोमोडेशन और फंक्शन एंसिल सर्विसेज। यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज होते हैं, जो कि लॉज, हॉस्टल के लॉज वगैरह में, एकोमोडेशन वगैरह में या एक्सपर्ट्स द्वारा दिए जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो लोकेशन और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, तो प्लेस ऑफ सप्लायर हो जाएगा। एंड इफ लोकेशन आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा। यानी कि अगर वो इंडिया के अंदर लोकेट होता है, वे लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इन इंडिया लिख दो यहाँ पे, इंडिया के अंदर होता है, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाईज वही माना जाएगा जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन वो अगर आउटसाइड इंडिया है, तो आउटसाइड इंडिया से जिस भी रिसिपिएंट को मिली है और वो इंडिया का पर्सन है, तो इंडिया का जो एड्रेस उसका होगा रिसिपिएंट का, वही माना जाएगा। क्योंकि कोई बाहर का बंदा बाहर ले रहा है तो उससे इंडिया वालों को क्या फ़र्क है, उस पर तो लॉ लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई इंडिया का पर्सन इंडिया की किसी प्रॉपर्टी से लेता है, तो वो प्रॉपर्टी जहाँ पर है वही हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वो बाहर की किसी प्रॉपर्टी से लेता है, तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट रहेगा ना, लोकेशन उसका घर का एड्रेस होगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। उसके बाद रूल 4, द सप्लाई ऑफ सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट और यूटी अंडर सेक्शन 12(3). यानी कि अगर 12(3) के हिसाब से अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूटी में हो तो क्या करना है, मतलब कि होटल मान लो क्या है, वो बॉर्डर्स पे बने हैं। क्या होता है, कई बार 2 स्टेट के बॉर्डर्स पे बना है होटल, तब क्या करना है, तो उस केस में इन केस ऑफ सर्विस एंड बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विस, यानी कि कैसे कैसे सर्विस हो और कौन कौन सी और किस तरीके से उसका अपॉर्चमेंट किया जाए। तो अगर कोई लॉजिंग या अकोमोडेशन, होटल, ईटिंग क्लब विद कंपोजिट सर्विस इन भी ऐसी सर्विसेज हैं, तो उस केस में क्या करना है, नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन अ सच प्रॉपर्टी, यानी कि उस प्रॉपर्टी में कितने रात आप रुके हो, यानी कि किस साइड पे रुके थे, क्या उसके हिसाब से किस स्टेट पे आप रुके हो, मतलब कि आपने क्या किए, आज निकले और आज रात यहाँ रुके, अगली रात किसी और स्टेट के किसी और होटल में, फिर कहीं और, 2 दिन कहीं और, 4 दिन कहीं और, ऐसे। तो आप जितने रात जितनी जगह जिस होटल में रुकोगे तो उसके हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा। एक में अगर एक ही रात रुके हो तो उसको एक की रात के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, किसी और में 2 के हो तो 2 के हिसाब से, 3 के 3 के हिसाब से माना जाएगा। यानी कि आप कितनी देर नाइट स्टे करा है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप सुबह गए और शाम तक निकल लिया, वो नहीं काउंट किया जाएगा। नाइट कितनी स्टे करा है वो काउंट किया जाएगा। In all other case, service with relation to the immovable property, including immovable property for organizing any marriage and reception, etc., or a single property located in 2 or more contiguous states or UT or both, service is ancillary to service। यानी कि immovable property, यानी कि ऊपर वाला केस छोड़ के कोई भी केस हो, या ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज या रिसेप्शन का केस हो,
तो उस केस में, और अगर किसी भी दो यूटी या स्टेट के बीच में कोई लॉज बना है, एक सिंगल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में क्या होगा, एरिया प्रॉपर्टी लाइन इन सच स्टेट और यूटी, यानी कि फिर वो एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा कि वो कितने एरिया, किस स्टेट में कितने एरिया है। यानी कि अगर मान लो दिल्ली और यूपी के बीच में एक होटल बना है बॉर्डर पे, और वो होटल 90% दिल्ली में आता है, 10% यूपी में आता है, तो वो 10 उसके हिसाब से डिवाइड, जितना भी होगा टैक्स वो 90% दिल्ली वाले को गवर्नमेंट को जाएगा, और 10% इंडिया वाले वो यूपी वाले गवर्नमेंट को जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉजिंग accommodation by हाउस बोट और एनी अदर वेसल और सर्विस एक्सनरी टू सच सर्विस, यानी कि हाउस बोट वगैरह से आपने सब कुछ सर्विस ली है, यानी कि हाउस बोट वगैरह में आपने ट्रैवल किया है, तो उस केस में जितना टाइम आप उसमें स्पेंड करोगे उतने टाइम, और जिस स्टेट में रहोगे तो उतने ही टाइम के लिए उस स्टेट का टैक्स बन जाता है। यानी कि यहाँ पे टाइम के हिसाब से हुआ है। सबसे पहला कितना हुआ, नाइट ऑफ स्टे, दूसरा कितना हुआ एरिया के वाइज, और लास्ट हुआ टाइम। नाइट, एरिया एंड टाइम के हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपने जो भी आप रहते हो उसके हिसाब से, यानी कि उसके कंडीशंस है और उसकी सॉल्यूशंस आपको किस तरीके से अपॉर्चमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 12(4). 12(4) क्या बात करता है, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी, यानी कि ये जो सारी सर्विसेज हैं, प्लेस वेयर सर्विस भी एक्चुअली परफॉर्म, यानी कि एक प्रोफेशनल सर्विस है, यानी कि रेस्टोरेंट के कैटरिंग सर्विस हो गई, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस वगैरह की, ब्यूटी वगैरह की सर्विस, ऐसी सर्विस जो है वो प्लास्टिक सर्जरी भी उसमें इंक्लूड रहती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जहाँ वो एक्चुअल परफॉर्म्ड किया गया है, मतलब कि एक्चुअल बिजनेस क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जहाँ वो सर्विस दी, रोड पे दी, गली में दी, घर में दी, होटल में दी, उससे मतलब नहीं है। आप जहाँ दोगे सर्विस वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। 12(5) बात करता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस एप्रिशियल अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई सच ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जहाँ पे वो सप्लाई दिया गया है वही, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस पर्सन की लोकेशन सच पर्सन, यानी कि वो जहाँ उसकी लोकेशन जहाँ भी होगी रजिस्टर्ड के हिसाब से वही मान लिया जाएगा। 12(6) बात करता है एडमिशन टू द इवेंट ऑफ अम्यूजमेंट पार्क एंसिलरी सर्विसेज वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड और पार्क इज लोकेटेड, यानी कि आपने मान लो इंडिया का कोई बड़ा फेमस पार्क, तो दिल्ली का कोई बड़ा फेमस पार्क है और कोई यूपी से उसको देखना चाहता है, तो मतलब टिकट तो उसने यूपी में बुक ले कर ली उसमें एंट्री करने की, लेकिन पार्क तो दिल्ली में है, तो वो जब दिल्ली आके उस सर्विस को क्लेम करेगा ना, तो वो वही प्लेस उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। वो नहीं कि वो उसने वहाँ टिकट ली तो वहीं हो गया, एक्चुअल में वो जहाँ इवेंट हुआ है, मतलब मान लो अगर कोई इवेंट की टिकट लिया है तो इवेंट जहाँ हुआ है वो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, या अगर पार्क का है तो पार्क जहाँ इस्टेब्लिश है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग एक्सनरी सर्विस एंड स्पॉन्सरशिप वगैरह की जो सर्विस होती हैं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो उस पर्सन का जो भी प्लेस होगा वो माना जाएगा। अनरजिस्टर्ड को दी तो उसने जहाँ वो स्पॉन्सरशिप सर्विस को क्लेम किया या एक्चुअल में हेल्ड हुआ स्पॉन्सरशिप सर्विस वो माना जाएगा। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया करवाई है तो आउटसाइड इंडिया के केसेस में जो भी रिसिपिएंट होगा उसका लोकेशन ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, मतलब कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसका रूल 5 के हिसाब से area applied with the person with the then registered person, the event is held in India is more than one state, UT with the consolidated amount will be charged absent in the contract with the argument separately collecting, यानी कि अलग अलग स्टेट अलग अलग यूटी में अगर इवेंट्स हुए हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूटी में एक से ज़्यादा किसी भी स्टेट या यूटी में हुआ है और उसमें वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके हिसाब से डिवाइड होगा, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो शेल बी डिटरमाइंड विल बी एप्लीकेशन ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी एक गैप पॉलिसी प्रिंसिपल्स होगा उसके हिसाब से ही फिर उसको डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद 12(8) क्या बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल और कुरियर, यानी कि जो गुड्स का मेल्स का या कुरियर वगैरह जो होती है उसका क्या होगा, तो जहाँ पे गुड्स को हैंडेड ओवर किया गया, यानी कि जहाँ पे
लोगों को गुड्स को ट्रांसफ़र करा गया कि दे दिया गया, वही उसका मान लिया जाएगा लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद 12 किस बारे में बात करता है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होते हैं, जो पैसेंजर्स को एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं, उसके बारे में बात करता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर पर्सन एम्बार्टेड ऑन द कॉन्वेज फॉर कंटिन्यूस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए जहाँ से बैठा था वो, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एक्सेप्शन राइट टू पैसेज फॉर द फेदर एंड एम्ब्रॉयड नॉट नाउस पोस्ट पीओएस ऑफ द 12(2), यानी कि जो 12(2) में बात की उसके हिसाब से अलग कुछ खास नहीं है ये। सर्विस ऑन बोर्ड कॉन्वेंस 12(10) क्या कहता है? जो बोर्ड किया है वहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्ट ऑन द कॉन्वेज फॉर द जर्नी, यानी कि एक बोर्ड सर्विस ऑन बोर्ड, यानी कि एक बोट या बोर्ड के हिसाब से जो भी करा गया है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर फॉर द कॉन्वेंस फॉर द जर्नी, मतलब कि एक जगह से चढ़े तो लेकिन उसको कहाँ उतरना है अभी पता नहीं है, तो मतलब जो लास्ट प्लेस होगा या लास्ट लोकेशन होगी वही उसका मान लिया। मतलब कि कोई रास्ता है लेकिन वहाँ का कोई एड्रेस ऐसा मेन एड्रेस नहीं है, तो उस केस में माना जाएगा कि वो जहाँ पे उतरेगा या जहाँ उस बस की या सर्विस की लास्ट प्लेस होगी ना, वही उसकी मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट होगा, यानी कि सबसे पहले जहाँ पे जाके बस रुक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, तो वही मान लिया जाएगा। 12 क्या कहता है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ एड्रेस अवेलेबल इन रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। इस केस में सिंपल है, कोई भी बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर या स्टॉक वगैरह के ब्रोकर वगैरह जो होते हैं उनके साथ उनकी कोई सर्विस ली है, तो अगर LOR यानी कि रेसिपिएंट की लोकेशन है तो उसकी लोकेशन ही मान ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर लोकेशन नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ही लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, यानी कि जहाँ से उस सर्विस को दिया गया है वही सब सर्विस प्लेस उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, यानी कि जो सर्विस दे रहा है उसका प्लेस। उसके बाद 12-13 बात करता है इंश्योरेंस सर्विस, यानी इंश्योरेंस सर्विस LOR विल बी इन रिकॉर्ड ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो लोकेशन, अब देखो इंश्योरेंस कंपनी है, अब वो तो कोई ना कोई रिकॉर्ड रखेगी तभी तो उसके पास वो गई होगी, सारे क्लेम वगैरह को सेटल कर पाएगी, लेकिन अगर कोई एड्रेस ही नहीं होगा तो कैसे कर पाएगी? तो उस केस में आता है। जैसे बैंकिंग वाला क्या था, बैंकिंग वाले मान लो आप एक एग्जांपल है, ATM से पैसे निकाले, अब ATM आपका किसी एक्चुअल में बैंक अकाउंट किसी और में है और आपने किसी और ATM से पैसे निकाले हैं, तो जिस ATM से मान लो कि आपका इंडियन बैंक में अकाउंट है और आपने ICICI निकाले हैं, तो ICICI वालों के पास आपका एड्रेस थोड़ी ना है, तो आपका जब एड्रेस नहीं होगा तो कहाँ पे वो सर्विस दी गई? मान लो शिमला में उसने पैसे निकाले थे, तो शिमला का प्लेस ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। वैसे यहाँ इंश्योरेंस सर्विस है, तो इस इंश्योरेंस सर्विस के केस में अगर आप एड्रेस नहीं दोगे तो आपका वो अप्रूव्ड नहीं होगा, तो इस केस में जब ये सर्विस दी जाएगी तो वहाँ पे आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट रहेगा, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। 1211 की बात करता है सप्लाई ऑफ टेलीकॉम सर्विस इंक्लूडिंग डाटा ट्रांसफ़र, ब्रॉडकास्ट, केबल और DTD वगैरह, मतलब कि टेलीकॉम सर्विसेज दिए हैं किसी ने, तो उस केस में क्या होगा? फिक्स लीज एंड केबल लाइन, यानी कि एक परमानेंट लीज या केबल लाइन दिया है, तो उस केस में जहाँ भी वो इंस्टॉल किया गया है वो हो जाएगा। जैसे वाईफाई वगैरह हम इंस्टॉल करवाते हैं या टेलीफोन वगैरह, तो वो जहाँ पे इंस्टॉल किया गया है ना वही हो जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन पोस्टपेड मोबाइल, इंटरनेट, DTH इनकी सर्विस दी गई हैं, तो जहाँ पे एड्रेस अगर है, बिलिंग एड्रेस है, तो वही हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का, अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर का ही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लोकेशन ऑफ प्रीपेड मोबाइल, इंटरनेट, DTH ये पोस्टपेड की बात की थी, अब प्रीपेड की बात कर रहे हैं, तो थ्रू एजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एड्रेस ऑफ, अगर किसी एजेंट द्वारा किया गया है तो एड्रेस ऑफ एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई टू फाइनल कंज्यूमर, तो उस एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का ही एड्रेस मान लिया जाएगा। लेकिन
लोकेशन ऑफ पेमेंट रिसीव और वाउचर सोल्ड, या फिर जहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड हुई है या फिर वाउचर्स के हिसाब से सोल्ड किया गया है, तो सोल्ड किया है तो उसके हिसाब से माना जाए। तो आप एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का डायरेक्ट मान लो, या किसी डिस्काउंट वगैरह का वाउचर था, या किसी और तरीके की चीज़ पेमेंट रिसीव्ड हुई है जहाँ पे, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इन ऑल अदर केसेस, इसके अलावा जितने भी ऊपर बात की 12(11) में और कोई भी टेलीकॉम सर्विस होगी, तो उस केस में अगर एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। उसके बाद प्रोवाइजर प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ऑनलाइन पेमेंट की प्रीपेड की, तो वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। रूल 6 बात करता है द लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड मोर देन one state UT and consolidated amount is charged in absence of any contract or agreement of for separate collecting liability is on intermediary। यानी कि जैसे जैसे मान लो कि आपने एक से ज़्यादा स्टेट या यूटी में इंस्टॉलेशन किया है सर्किट्स का, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो भी चार्जेस रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा उसके हिसाब से आपने किस स्टेट में कितना किया है, या कौन सी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किससे कितने पैसे से कितने एजेंट वगैरह से या इंटरमीडिएट वगैरह से करवाया है, तो उसके हिसाब से डिवाइड कर देना होगा। बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी लाइंग इन द स्टेट ऑफ यूटी। वही जितनी जगह आपने स्टैब्लिश किया है उतनी जगहों के हिसाब से आपको टैक्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सर्विस फॉर 12(14) कहता है एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को आप किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट सर्विस देते हो, then each of such state UT where advertisement board casted या रन प्लेट, या तो फिर किसी भी स्टेट में या यूटी में जब वो कास्ट किया जाएगा ना, तो जहाँ पे भी कास्ट किया जाएगा वही स्टेट या यूटी प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई हमने पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया। कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, बस थोड़े वर्डिंग्स आपको याद रखने होंगे। ज़्यादातर के नॉर्मली आंसर्स ये हैं कि अगर आपका एड्रेस एग्जिस्ट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही है, और अगर नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लायर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाती है। कुछ जगह कुछ अलग अलग केसेस हैं, तो उसको आपको लर्न करना होगा या समझना होगा कि कैसे होगा। बस आपको इतना याद रखना है, रिसिपिएंट की प्लेस है या सप्लायर की प्लेस है, कहाँ पे उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना गया है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं आया, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आई है किसी भी टॉपिक्स में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।